है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट। आज के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। सही प्रश्न को देखेंगे, आराम से आंसर देंगे और एक एक प्रश्न को देखकर चलेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। और मैं भी वही प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ये ऐसे नहीं है कि मैं अपने पास से कोई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। किताबों में क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप देख सकते हैं एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को उठाकर कि हाँ कि ये प्रश्न हमारे प्रीवियस एग्जामों में आए या नहीं आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और हर प्रश्न का आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए, कह दीजिए कि क्लास लाइव है और पढ़ लें आके, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि क्लास में ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करें, क्योंकि जब हम लाइव पढ़ाते हैं तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता है, सब लोग पढ़ लेते भी हैं और टाइम का भी पता नहीं चलता, और इसके साथ साथ हम आंसर भी अपने क्लियर हो जाते हैं कि हमारे ये प्रश्न याद थे या नहीं थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश करता हूँ। कल ही मैंने आपको जैसे 30-40 मिनट में आपको 50 प्रश्न प्रोवाइड कराए और एक एक प्रश्न आपसे पूछा भी है पहले कि बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं यूट्यूबर नहीं करता है कि आपसे आंसर मालूम करे, ठीक है। बस यही है कि अपने अपना आप पढ़ा चले जाते हैं, बट हम तो आपसे मालूम भी करते हैं हर प्रश्न का आंसर, आपके आंसर का जवाब भी देता हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो उसी चीज़ को देखते हुए उस टाइम जरूर पढ़ा करो शाम 8 बजे से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,600 किलोमीटर, 12,726 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर या 12,714 किलोमीटर। तो बताएंगे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। ये पहले प्रश्न का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि क्या होगा पहले प्रश्न का सही आंसर। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो एक बार कमेंट कर देंगे क्या होगा पहले प्रश्न का सही आंसर। चारों आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर कमेंट करें और बताएं मुझे कि सर पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो पहले प्रश्न का जो सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 12,756 किलोमीटर है। तो पृथ्वी के विषुवतीय व्यास कितना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ कितना है, कि विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। ध्यान रखना है 12,756 है। अगर आपने 12,756 बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम है? हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डाची गांव दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताएंगे हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन वेरी गुड। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हेली नेशनल पार्क नाम था इसका, ध्यान रखना है। हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम था? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहला नाम जो था, पुराना नाम, वो था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। आज के बाद भूलेंगे नहीं इस प्रश्न को, ध्यान रखना। हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम था? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम था, ध्यान रखना है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति द्वारा, एक काम चलाऊ राज्य सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उसका तात्पर्य क्या है, ये पूछा है। वह राज्य संचालित होता है किसके द्वारा संचालित होता है फिर, ठीक है। अगर कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो वह राज्य किसके द्वारा संचालित होता है, ये पूछा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारतीय संविधान है कठोर, लचीला, बहुत ही कठोर, असंगत कठोर और
असंतः लचीला। कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कि भारतीय संविधान कैसा है। ये पूछा है कि भारतीय संविधान कैसा है बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे सभी आंसर और बताएंगे मुझे कि कठोर है, लचीला है या बहुत ही कठोर है या असंतः है, कठोर है और असंतः लचीला है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। आपका सभी का पेपर तो होगा ग्रुप डी का, वो यानी कि एएलपी का, आरपीएफ का या एसएससी सीजीएल या एसएससी रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सीपीयू हो, सीएचएसएल हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो या हाई कोर्ट हो, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें सभी में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसंत कठोर आसंत लचीला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता। तो कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या करता है, कहाँ की ओर झुकता है, ये पूछा है। सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है कि अगर कोई साइकिल सवार है और वह साइकिल का मोड़ यानी मोड़ पे मुड़ रहा है या घूम रहा है तो वह कहाँ कहाँ की ओर झुकेगा, ये पूछा है। कमेंट करेंगे सही आंसर, बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट कर दें। तो अगर कोई भी साइकिल सवार चल रहा है तो वह भीतर की ओर झुकता है, कहाँ की ओर झुकता है, भीतर की ओर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है भीतर की ओर। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं, सीसा, सिलिकॉन, क्रोमियम या चांदी। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं, शीशे के, सिलिकॉन के, क्रोमियम या चांदी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कि कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होती है आईसी, वो चिप होती है, वो सामान्यतः किसकी बनी होती है, शीशे की बनी होती है या सिलिकॉन की बनी होती है, क्रोमियम की बनी होती है, चांदी की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वो बनी होती है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है सिलिकॉन की बनी होती है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस में है, मनीला फिलीपींस में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है, लंदन ब्रिटेन में है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस, मनीला फिलीपींस, न्यूयॉर्क यूएसए या लंदन ब्रिटेन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का प्रश्न, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। सही आंसर कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर क्या होने वाला है सभी लोग। चार ऑप्शन पढ़ेंगे, लियोन फ्रांस, मनीला फिलीपींस, न्यूयॉर्क यूएसए, लंदन ब्रिटेन। तो इंटरपोल का मुख्यालय पूछा है कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कमेंट कर दें बच्चों जल्दी कि कहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस के अंदर है। कहाँ है, लियोन फ्रांस के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान रखना है। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे, थर्मल प्रथम, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप या राजा रामचंद्र। तो अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके सेवा में थे, ये पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे। तो अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताओ ये बात कितनी अच्छी है कि अकबर के दरबार में आने से पहले जो तानसेन थे वो किसकी सेवा में थे, थर्मल प्रथम के या राणा प्रताप या राणा उदय सिंह के या महाराणा प्रताप के या राजा रामचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है राजा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत कुल कितने राजवंशों द्वारा प्रशासित हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत जो था वो कुल कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था, ये पूछा है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत कुल कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था, 4 राजवंशों द्वारा, 7 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा या 6 राजवंशों द्वारा। तो बताएंगे दिल्ली सल्तनत कुल कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर।
तो जो दिल्ली सल्तनत है वो कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4 राजवंशों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है कि 4 राजवंशों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इलांगो, भारती, तिरुवल्लवर या कारिकलन? तो बताएंगे महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इलांगो है, भारती है या तिरुवल्लभ है या कार्यकलन है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया इलांगो। कौन है? इलांगो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, इलांगो है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऊर्जा का पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करके हमें ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है ना ही इसका विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ये पूछे है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो ऊर्जा का पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करके, दूसरा है हमें ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए, तीसरा है ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है ना ही इसका विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है कि ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है ना ही इसका विनाश। अगर आपने सी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ पता चल गया होगा आज आपको कि ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है ना ही इसका विनाश होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हड्डी और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम बोरेट है, कैल्शियम फास्फेट है। एक बार कमेंट करेंगे कि हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव क्या है? रासायनिक द्रव नहीं, द्रव्य क्या है? तो हड्डियों और दांतों में मौजूद जो रासायनिक द्रव्य है वो क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम बोरेट है या कैल्शियम फास्फेट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, उसका नाम है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्या नाम है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी कि हड्डी और दांतों में जो मौजूद रासायनिक द्रव्य है उसका नाम है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन, एक बार सही आंसर बताएंगे। मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन से या खाद्य? नीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है या खाद्यान्न उत्पादन से है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है मछली उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ये ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे थी, रायगढ़ थी, पुरंदर थी या करवार थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? कितने गजब के क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप इन्हें पढ़ लोगे तो बहुत सारी नॉलेज आपके पास होगी। तो बताएंगे शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, पुरंदर या करवार? एक बार सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि शिवाजी के राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो वो थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, रायगढ़ थी। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? सूक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या जैद अवस्था? तो बताएंगे यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? एक बार सही आंसर कमेंट करें, बताएं अगर किसी को पता है। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार सही आंसर कमेंट कर दें कि जो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? सूक्ति संग्रह है, मूसा संहिता है
या त्रिपिटक है या जैद अवस्था है। तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा, यहूदियों के धार्मिक पाठ का जो नाम है वो है मूसा संहिता। संहिता हो जाएगा मूसा संहिता, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था, न्यूटन, गैलीलियो, रोमर या हाइमेंस। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था, ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है। कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। न्यूटन थे, गैलीलियो थे, रोमर थे, लाइमेंस थे। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी, रोमर थे। कौन थे, रोमर। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो रोमर नाम था उनका। क्या नाम था, रोमर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे। पहला ऑप्शन है रोपण, दूसरा लोथल, तीसरा कालीबंगन और पाँच चौथा है यानी कि मोहनजोदड़ो। तो बताएंगे क्या होगा सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे जितने बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड। क्या हो जाएगा, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो बंदरगाह था, वो था लोथल, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिकाओं के कार्य का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण या हार्मोन का श्रावण। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछा है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिकाओं के कार्य का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण या हार्मोन का श्रावण। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है ये बताओ। एक बार सही आंसर क्या होने वाला है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर एक बार कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताया आपने, प्रोटीन संश्लेषण संश्लेषण। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने का भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट आने आने पर जिसका स्वागत किया गया था भारतीय राजा द्वारा, उनका नाम क्या था। देवराय, कृष्णदेवराय, जामोरिन या अशफफ जहाँ इस्माइल, असफ जहाँ जहाँ इस्माइल। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताना है, क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार सही आंसर कमेंट कर दो और मुझे बता दो कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पर आए थे तो उनका जो स्वागत करा था भारतीय राजा, उनका नाम क्या था। देवराय था, कृष्ण देवराय, जमोरिन था या अशफ जहाँ इस्माइल। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया, उनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन ने स्वागत किया था, वो भारतीय राजा थे तो उनका नाम क्या था, जमोरिन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, जमोरिन ने किया था स्वागत वास्को डी गामा कालीकट पहुंचने पर। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है। पहले कुछ बच्चों को तो पहली बार पता चल रहा होगा आज कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। तो ये प्रश्न कितना वेरी वेरी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। कुछ बच्चों को तो आज ही पहली बार पता चलेगा कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा।
तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट करिए एक बार। 1813 है, 1835, 1833, 1844 है। तो एक बार सही आंसर कमेंट कर देंगे और मुझे पता चल जाएगा उस टाइम इस प्रश्न का सही आंसर। आप जरूर बताएंगे मुझे कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वेरी गुड 1835 में। अगर जिन बच्चों ने बताया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगर बी ऑप्शन बताया है तो ठीक है, 1835 अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। 21वें प्रश्न पर आ गए हैं कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है, 25 है, 26 है, 31 है, 31 हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए सभी बच्चे कि उच्चतम न्यायालयों में कितने न्यायाधीश हैं, कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताइए, उच्चतम न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश हैं। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होने वाला है, वेरी गुड ऑप्शन, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 30। बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है। आल्प्स में, शिवालिक में, पामीर पठार में या काराकोरम पर्वतमाला में। तो वलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है। कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। तो एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएंगे कि वलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है। आल्प्स में है, शिवालिक में है या पामीर पठार में है या काराकोरम पर्वतमाला में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, कि वलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है। बहुत ही गजब का प्रश्न आपसे पूछा गया उस टाइम, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो वेरी गुड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सही आंसर आपने बताया कि सर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ओपन काराकोरम पर्वतमाला में है। कहाँ है, काराकोरम पर्वतमाला में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, काराकोरम पर्वतमाला में है बलतोड़ा हिमनद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, एरर होता है, कीड़ा होता है, सिग्नेचर या स्टेटमेंट मेंट होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है ये पूछा है। तो एरर होता है, कीड़ा होता है, सिग्नेचर होता है, स्टेटमेंट होता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो किसी प्रोग्राम में बग क्या है, एरर है, कीड़ा है, सिग्नेचर है, स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि किसी प्रोग्राम में वर्ग क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा एरर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, एरर होगा इस प्रश्न का सही आंसर। सिंतो कहाँ का मूल धर्म है, चीन का, जापान का, सिंगापुर का या फिलीपींस का। तो सिंतो कहाँ का मूल धर्म है, चीन, जापान, सिंगापुर या फिलीपींस। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कि सिंतो कहाँ का मूल धर्म है। वाह कितना गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि सिंतो कहाँ का मूल धर्म है। चीन है, जापान है, सिंगापुर है या फिलीपींस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान का है। सिंतो कहाँ का मूल धर्म है, तो जापान। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, जापान का मूल धर्म है सिंतो। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, चीन में है, भारत में है। तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर एक बार कमेंट करें।
पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला वो क्या होगा। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं सबको वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, बता दीजिए क्लास लाइव है, क्लास का टाइम 8 बजे रहता है और सभी को बता दीजिए कि हाँ क्लास टाइम हमारी शुरू हो जाती है। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड ऑप्शन, आपने सही बताया, डाल्टन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, डाल्टन ने किया था। अगर आपने भी ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, डाल्टन। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। तो बताएंगे रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि क्या कारण है, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 में, 1956, 1971, 1973, बताएंगे सही आंसर। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ, ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया, पहली बार जो हुआ था 1969 में हुआ था, 1969। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 में हुआ था पहली बार, ठीक है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख निम्न नाम से किया गया है? भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया, केवल भारत। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा, एक बार सही आंसर बताएं कमेंट में क्या होने वाला है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, भारत और इंडिया नाम से किया गया था, ध्यान रखना है। अगर आपने यही आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10 के पावर माइनस 3 बाइट, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12। एक गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं ये पूछा है। कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार सही आंसर बताएंगे। तो एक गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो 10 के पावर 9 बाइट्स। ऑप्शन नंबर सी। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अंतरिक्ष वायु कोश होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। बताएंगे सही आंसर क्या होगा। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती ये पूछा है। तो कौन सा आंसर सही होने वाला है बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर कि
कौन सा सही आंसर होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, ध्यान रखना है। उनमें अतिरिक्त वायु कोश यानी एयर सार्स होते हैं, ध्यान रखना है। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? 1/6, 1/8, 1/5, 1/10। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/10। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? गुरु अंगद है, गुरु अर्जुन है, गुरु रामदास है, गुरु गोविंद सिंह है। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है, ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया गुरु अंगद। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु अंगद ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़, ईश्वर दास। तो रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बताएंगे एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया बदायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है बदायूंनी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? अल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल, पेट्रोल। सही आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है एल्कोहल है, मिट्टी का तेल है, जल है, पेट्रोल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? कितने गजब का क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है। 1970, 1972, 1971 या 1973। तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1971 में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? कपास को, चाय को, रबड़ को, जूट को। किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर? तो निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा जूट को कहा जाता है। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? जूट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है जूट को कहा जाता है। मोलोटोव कॉकटेल क्या है? परिषद है, ग्रेनेड है, पेय है, बैठक है। तो मोलोटोव कॉकटेल क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि मोलोटोव कॉकटेल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ग्रेनेड है। क्या है? ग्रेनेड। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? कितना गजब का क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार सही आंसर बताएंगे
कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया? के.एम. मुंशी, विनोबा भावे, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर ए। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? गुरुत्वीय बल है, अभिकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल है या घर्षण बल है? तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर? तो सब बोलते हैं अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्र बल, ऑप्शन नंबर सी। पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के, कालाशोक के, अशोक के, कनिष्क के या हर्ष के? तो पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि अशोक के। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, विधानसभा? तो बताएंगे सही आंसर। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएं कि भारत संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड या विधानसभा? क्या होगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो भारत संसद के अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर भी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ई बराबर 1/2 mc/m² ई बराबर mc², ई बराबर mgh, इनमें से कोई नहीं। 18वें प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो वह समीकरण है ई बराबर mc²। क्या हो जाएगा? mc²। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल है, बहरीन है, ताइवान है, मालदीव है? क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। 19 का सही आंसर बताएंगे कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल, बहरीन, ताइवान या मालदीव? तो एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मालदीव। अगर आपने डी आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मालदीव। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डोलट्रम कटिबंध कहाँ स्थित है?
तो डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताएंगे। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भूमध्य रेखा के निकट। अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को या दक्षिण अमेरिका को? तो अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो क्या होगा सही आंसर? एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा एशिया को कहते हैं। अंधकारम्य महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया को। नेक्स्ट है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ या माधव राय? तो नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? चौसा में, कलिंग में, कलिंजर में या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है कलिंजर में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कलिंजर में। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश, प्रिस्टले, बॉयल या चार्ल्स? तो हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? कैवेंडिश है, जिसे हेनरी कैवेंडिश के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रिस्टले है, तीसरा बॉयल है, चौथा चार्ल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर बी ए इस प्रश्न का सही आंसर है हेनरी कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 25 है, एंजाइम क्या होते हैं? स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है प्रोटीन होते हैं। जनरल स्टडीज़ की मैंने आपको 30 PDF आपके लिए उपलब्ध करा दी है। इसे PDF को भी पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते रहो बच्चों, क्या रखा है और, ठीक है। यही है कि अगर 50-60 क्वेश्चन रोज के भी याद करोगे तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाल लाजपत राय? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होने वाला है? तो गोपाल कृष्ण गोखले है, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, IMP प्रश्न है।
नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में कौन था? क्या पूछा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो बताएंगे नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, क्या होगा सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा मोहम्मद था, ऑप्शन नंबर बी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का जो शासक था वो था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी। संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है कि संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया पेपर में है कि जो संसद का लोक लेखा समिति का अध्यक्ष उसकी नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं? तो उसकी नियुक्ति करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, एक बार सुनेंगे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है बी, UNCED। तो ध्यान रखना है, UNCED के द्वारा हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला ऑप्शन था यूनेस्को, दूसरा UNCED, तीसरा यूनेसेफ, ये दूसरा था WHO। तो हमारा सही आंसर होगा UNCED और चौथा नंबर का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कुछ 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? माइक्रोमो है, माइक्रोमो, ओमीटर, मिली क्यूरी या क्यूसेक। तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है, ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो बताएंगे एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, क्यूसेक है। क्या है? क्यूसेक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी होगा, क्यूसेक। तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? क्यूसेक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल वेंजन, हिटलर, थॉमस शेवरी या माइकल फेराडे। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि जेट इंजन का जो आविष्कार किया था वो किया था फ्रैंक हिटलर ने, फ्रैंक हिटलर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है?
तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, बी या विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएंगे कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया विटामिन सी। वेरी गुड ऑप्शन, ऐसे ही पढ़ते रहो। रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? तो रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सतलज। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताएंगे। तो रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है या सतलज है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। तो रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है, कोलकाता में, बिलासपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। बताएंगे पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर, कोलकाता, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, बिहार, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी 1959, 1960, 1961, 1962। तो बताएंगे एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 11 का राजस्थान नहीं है, सॉरी ऑप्शन, इसका अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। को क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर 1961 में हुई थी एनसीईआरटी की स्थापना। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से, तूफान से, चक्रवात से, सुनामी से। तो अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो गया बच्चों, वेरी गुड। इसका सही आंसर होगा भूकंप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे बाद में कौन यात्री गया? सबसे बाद में कौन यात्री गया? फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच या अंग्रेजी। तो सबसे बाद में कौन यात्री गए? तो बताओ सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली होगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आइनू आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है? ईरान की है, जापान की, अफगानिस्तान के, इंडोनेशिया। तो आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं।
तो क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा जापान की है। कहाँ की है? जापान की जनजाति है। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था स्टूडेंट, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। नए से जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल यानी कि वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, एक लाइक में कुछ नहीं जाता है। और मेन कमेंट में बता कर जाना कि हाँ आज की वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे। हमारे 50 प्रश्न होंगे आज, कि 25 प्रश्न पहले PDF से पढ़े हमने, 25 दूसरे से पढ़ रहे हैं, इसके भी 16 प्रश्न आ चुके हैं, 9 प्रश्न बाकी हैं बच्चों, ठीक है। तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है गैलीलियो ने। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? चींटी को, तिलचट्टा को, खटमल को या सभी को? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। तो कीट किसे कहते हैं ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे कीट कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सभी को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करता है? 12 घंटे, 365 दिन, 28 दिन या 24 घंटे? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करता है? तो 12 घंटे, 365 दिन, 28 दिन या 24 घंटे? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 28 दिन में। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेंढक का, मनुष्य का या गुलाब का? तो एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर जो होगा वो होगा मनुष्य का है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मनुष्य का है। नेटवर्क कम आ रहा है बच्चों। यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं और कौन है? तो बताना है यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, पलाया एवं आइसलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एवं फायरोलैंड या स्कॉटलैंड एवं वेल्स? तो बताएंगे यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं और कौन है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी एक बार कमेंट कर दें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? रंगभूमि, प्रेम 25, कायाकल्प या उर्वशी? तो कौन सी है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? रंगभूमि है, प्रेम 25 है, कायाकल्प है या उर्वशी है? जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो आप जानते हैं कि रंगभूमि भी इनकी है, प्रेम 25 भी, कायाकल्प भी, उर्वशी इनकी नहीं है, रामधारी दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है, डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, बार बार हमें इस तरह से मोबाइल को घुमा यानी डिस्प्ले को घुमाना पड़ रहा है,
तो ये सब नेट की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त, 3 से 10 जून, 4 से 11 मई, 12 से 19 अगस्त। तो विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे बच्चों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है 1 से 7 अगस्त मनाया जाता है, 1 से 7 अगस्त। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा सदस्य द्वारा या राज्य तथा सभा एवं लोकसभा के सदस्य संयुक्त बहुमत से। तो बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा सदस्य द्वारा या राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त बहुमत से। तो भारतीय संसद में लोकसभा का अध्यक्ष जो नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है कि लोकसभा के सदस्य द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। तो पटाला में हुई थी, पटाला, तक्षशिला, एथेंस या बेबीलोन। बताएंगे एक बार सही आंसर। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी ये पूछा है। आपकी सफलता हमारी सफलता, सामान्य अध्ययन के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। जो आज के 50 प्रश्न हो चुके हैं, एक प्रश्न बाकी है, 49 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। मात्र अभी 30-38 मिनट नहीं हुई हैं, ठीक है, अच्छे से भी, और हमने इतने सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं, ठीक है। 40 मिनट के लगभग लगभग हमने 50 प्रश्न हमने कवर किए। कैसे लगे आपको और स्टूडेंट एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हम नहीं पढ़ाते तो क्या आप ये प्रश्न पढ़ लेते? नहीं पढ़ पाते, ठीक है। अब आप इनका एक बार रिवीजन कर देना तुरंत, ठीक है। हर 2 की स्पीड से जो भी आप पढ़ो एकदम इनका रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने के बाद फिर बताना कि सर बताओ कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं इनमें से। हमारे सब याद हो गए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होनी चाहिए बच्चों। तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बच्चों कहाँ? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, ध्यान रखना है, बेबीलोन। तो क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है? तो जॉर्ज विटेट है, या जो एडविन लुटियंस है, जॉब चॉर्नोक है, या ए बी दोनों। तो बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है जॉर्ज विटेट। अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है बच्चों। तो ध्यान रखना है जॉर्ज विटेट है, विटेट। तो ध्यान रखने का ऑप्शन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है ये बताना है। 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो बताना है कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। अगर आपने ये ऑप्शन बताया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? पानी में होती है, वायु में, इस्पात में, निर्वात में? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कि ध्वनि की जो गति है वो अधिकतम कहाँ होती है? ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? पानी में, वायु में, इस्पात में, निर्वात में? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर? एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो ध्वनि की गति जो अधिकतम कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है इस्पात में होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या परावैंगनिक किरणें? तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? अल्फा किरणें हैं या बीटा रे है या गामा किरणें हैं या परावैंगनिक किरणें हैं? तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, ये पूछा है आपसे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार कमेंट कर दें कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया कि सर गामा किरणें हैं। अगर मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक अगर विकिरण पूछता है तो गामा किरणें बतानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जिसने गामा किरणें बताया तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया, गजब। 14 प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्न में से कौन सा शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा या मज्जा? तो बताएंगे कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। एक बार सही आंसर कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होने वाला है? ऐसा कौन सा है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? लाल रक्त कण है, श्वेत रक्त कण है, प्लाज्मा है, मज्जा है? तो कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट के क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपने आंसर कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहो, पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने बताया कि सर इसका सही आंसर है श्वेत रक्त कण। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं होता? नीला है, हरा है, लाल है, काला है? कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं होता है? नीला, हरा, लाल, काला? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है काला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? एंटोमी, जीमोलॉजी, इकोलॉजी या जेनेटिक्स? तो प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएंगे कि अगर प्राणियों की संरचना के बारे में किसमें अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि अगर प्राणियों की संरचना के बारे में किसमें अध्ययन किया जाता है तो इसका सही आंसर है एनाटॉमी। एनाटॉमी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है? फास्जीन का रासायनिक नाम बताना है। फास्फिन है, कार्बोनिल क्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है या फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है? बताएंगे फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है?
क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि फास्ट जीन का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है कार्बोनिल क्लोराइड। अगर आपने ऑप्शन नंबर वी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि फास्ट जीन का जो रासायनिक नाम है वो है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे। हर प्रश्न का आंसर बताया करो बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम आंसर नहीं क्लियर करेंगे अपना तो फिर हमारे डाउट में ही रहेगा। तो इसलिए आंसर जरूर कमेंट करा करो सभी बच्चे। ठीक है, जितने बच्चे मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, हम 17 प्रश्न पर आ चुके हैं और स्टूडेंट ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और अगले प्रश्न को तैयार करते रहेंगे। ठीक है, देखेंगे 18 प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अस्थि से अस्थि को जोड़ने को क्या कहते हैं? टेंडन, मांसपेशी, स्नायु, लिगामेंट। तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, मांसपेशी कहते हैं, स्नायु कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। बताएं सही आंसर। तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, लिगामेंट। बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? यांत्रिक बल, पेशी बल, गुरुत्वाकर्षणीय बल या चुंबकीय बल। बताएंगे बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार सही आंसर कमेंट कर दें कि जो बैलगाड़ी जो खींचते हैं, बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा बल लगाया जाता है, उस बल का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर को से कहते हैं पेशी बल। क्या कहते हैं? पेशी बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है पेशी बल। किस विधि के द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है? छनन विधि, निथरानन विधि, बाष्पन विधि या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो बताएंगे किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताएंगे कि वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कि किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। छनन विधि है, निथरानन विधि है या बाष्पन विधि है या इनमें से किसी भी विधि द्वारा नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? ऑल स्टूडेंट जरूर बताएं कमेंट में क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी है, ये पूछा है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। एक बार इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाष्पन विधि। कौन सी विधि है? बाष्पन विधि और स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपने बाष्पन विधि बताया है, अगर आपने बाष्पन विधि बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पत्तियों से, फलों से, जड़ से, तने की छाल से। तो कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ये पूछाना है। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी बच्चे बताएंगे कि क्या होगा सही आंसर। कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन कि कुनैन जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है तने की छाल से। तो ध्यान रखना है तने की छाल के द्वारा हम कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तने की छाल से। तो ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तने की छाल से प्राप्त करते हैं। जीन परिवर्तन, जेनेटिक मेंशन मॉन्सन
किस में होता है, डीएनए में, आरएनए में, या क्रोमोसोम्स में, या राइबोसोम्स में। तो जीन परिवर्तन किस में होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। तो जीन परिवर्तन किस में होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो होने वाला वो हो जाएगा डीएनए में। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा डीएनए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जीन परिवर्तन किस में होता है, डीएनए में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। अगर हम सोडियम को जल में डालते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली गैस का नाम क्या है, ये पूछा है। तो बताएंगे एक बार कमेंट में कि सोडियम को अगर जल में डालते हैं तो उससे निकलने वाली गैस का नाम क्या है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार कमेंट करेंगे कौन होगा सही आंसर कि अगर सोडियम को हम जल में डालते हैं तो उससे निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा उससे निकलने वाली गैस को कहते हैं हाइड्रोजन। तो सोडियम को जल में डालने पर निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है हाइड्रोजन। पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है, पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है, इंसुलिन होता है, विटामिन ए, वाइल जूस, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है, इंसुलिन, विटामिन ए, वाइल जूस, या इनमें से कोई नहीं। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है ये पूछा है, इंसुलिन, विटामिन ए, वाइल जूस, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है इंसुलिन। तो पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए। कच्चे सेब में कौन सा एसिड पाई जाती है, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, या टैनिक एसिड, या यूरिक एसिड। तो कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है ऑस्टन। ये प्रश्न तो पहली बार पूछा गया है पेपर में। अगर आप इस प्रश्न का आंसर अभी भी नहीं जानते थे तो आज जान जाओगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, हर प्रश्न को समझ के पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। अपना ध्यान यही रखना, सारे प्रश्न को पढ़ना अच्छे से। रोज मैं आपको 8 बजे क्लास कराता हूँ ऑस्टन। जिन लोगों को नहीं पता है वो जरूर पढ़ा करें, उनसे बता दिया करो कि शाम 8 बजे मात्र 20-30 मिनट आपकी लेता हूँ ऑस्टन, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 30-40 मिनट ले लेता हूँ हर सद। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही कीमती होता है बच्चों। आप ये सोचते होंगे कि हाँ पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही टाइम खराब कर देते होंगे। आप 8 से 9 बजे तक मेरे साथ जुड़ा रहे करें और अच्छे अच्छे प्रश्न को देखता रहा करें, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, बताओ कच्चे सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। पता है किसी को तो जरूर बताएंगे कमेंट में। तो कच्चे सेब में पाए जाने वाले एसिड का नाम क्या है उसे पूछा है। तो उसका नाम है मैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है मैलिक एसिड। कंजेक्टिव कंजेक्टिव कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है, कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है, कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है। यक्ष से, आंख से, चमड़े से, या कान से है। बताएंगे कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो जरूर बताएं। कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। और क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है यह आंख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी किससे संबंधित है, आंख से। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है कंजेक्टिवाइट्स का संबंध किससे है, आंख से है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, या सीट्रेट। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है,
ये पूछा है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, बहुत ही गजब का प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर जरूर बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करेंगे। रेनिन है, पेप्सिन है, रेजिन है या सिट्रेट है। बताओ कितने गजब के क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपने आज की क्लास भी मिस कर दी है तो आपने बहुत बड़ा नुकसान अपने कर लिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आज की क्लास भी आपने मिस की है तो आपने बहुत बड़ा नुकसान अपना किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है रेनिन। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने ए बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अगर आपने ए के अलावा कोई भी आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रेनिन। प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन, विकिरण, व्यक्तीकरण या पूर्व आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 28 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है अपवर्तन या विकिरण, दूसरा है विकिरण, तीसरा है व्यक्तीकरण और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, एक बार कमेंट कर दे सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि प्रकाश जो तंतु है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वाह, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो रक्त अम्लीय होता है, पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा होता है, आमाशय रस में HCl होता है, पित्त रस क्षार्य होता है। बताओ कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर सही ऑप्शन पर टिक करेंगे। सही गलत, गलत पूछा है, सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है, गलत ऑप्शन पर टिक करेंगे कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के सभी ऑप्शन आपने क्लियर करिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होने वाला है। जो पूछा है कि गलत आंसर कौन सा है, कि गलत कथन कौन सा है, तो हम सही मानेंगे। पूछो तो हमसे गलत है तो हम सामान्य नजर में तो सही होगा ना वो, कि हाँ ये चीज़ इसमें नहीं है। तो बताएंगे कौन सा होगा सही आंसर, गलत गलत कथन है कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा एक, रक्त अम्लीय होता है, ये गलत है क्योंकि रक्त अम्लीय नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी तीन ऑप्शन सही है। पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा होता है, वेरी गुड। आमाशय रस में HCl होता है, वेरी गुड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पित्तरस से क्षार्य होता है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इसका प्रश्न का गलत आंसर था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन कि पेड़ की आयु जानी जा सकती है पेड़ की आकृति मापकर, पत्तियों की संख्या गिनकर, तने के वलय की संख्या गिनकर, शाखाओं की संख्या गिनकर। तो पेड़ की आकृति मापकर, यानी कि पेड़ की जो आयु है वो जानी जा सकती है किसके द्वारा। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन को पढ़िए। पहला ऑप्शन है पेड़ की आकृति मापकर, दूसरा है पत्तियों है, ठीक है, पत्तियों लिखा है, पत्तियों की संख्या गिनकर, पत्तियों की संख्या गिनकर, तने के बलों की संख्या गिनकर, जो तने हैं उनके बलों की संख्या गिनकर, या शाखाओं की संख्या गिनकर। बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा, अगर पेड़ की आयु गिननी है तो जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसमें जब पेड़ का जब कट जाता है तो नीचे जो बनते हैं वो वलय बनते छल्ले। तो उन छल्लों को गिनकर, ये तने के वलय की संख्या को गिनकर हम यह देखते हैं कि पेड़ की आयु कितनी है। तो ध्यान रखेंगे, बता देंगे। अगर कोई पूछेगा कि पेड़ की आयु कैसे जानते हैं तो बता देना कि जब पेड़ को काट लेते हैं तो तने की जो तने बोलते हैं उसको,
उसके जो नीचे जड़ होती है उस पर जो छल्ले बने होते हैं, तो उनको देखकर हम बता सकते हैं कि ये पेड़ की आयु कितनी है। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और स्टूडेंट। आज हमारी हिंदी नहीं होगी है, पहले आज हमने साइंस की क्लास ली है। ठीक है, हिंदी हम कल लेकर आएंगे आपके लिए। और स्टूडेंट आज की क्लास का यहीं समापन करेंगे। आज के 30 प्रश्न थे और स्टूडेंट आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए थे एक बार ज़रूर कमेंट करें और बताएं मुझसे कि सर आज के जितने ही प्रश्न आपने पढ़े कैसे लगे आपको ये प्रश्न। माय डियर स्टूडेंट ज़रूर बताया करें मुझे कि जितने भी मैं आपको प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको कैसे लग रहे हैं। हर प्रश्न के बारे में बताएं, अगर कोई गलती है, कोई भी मिस्टेक हो रही है तो उसके बारे में बताएं, अगर कोई चीज़ की कमी है तो उसके बारे में बताएं कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जब आप लोग इतने ढील के व्रत रहो, पेपर पास में है। और स्टूडेंट रेलवे वालों का पेपर तो जो ALP वाले हैं उनका पेपर तो नवंबर से ही शुरू है, शायद 26 नवंबर से 25 नवंबर से पेपर शुरू हैं। और ALP वालों का ही पेपर है, RPF वालों का 2 दिसंबर से है, जो SI वाले बच्चे हैं। तो यही चीज़ है बच्चों, पढ़ते रहो और अच्छे से तैयारी करते रहो, क्योंकि पिछले मत सोचो, ज़रूर तैयारी करते रहो। ठीक है, क्योंकि अगर तैयारी करोगे तो एक ना एक चीज़ में सिलेक्शन हो ही जाएगा एक दिन। अगर बिल्कुल भी ऐसे हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलने का। ठीक है, ये मैंने आज आपको 30 प्रश्न पढ़ाए हैं, इसमें से ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो आपको याद नहीं हो। आप अब आराम से बता सकते हैं कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर आपने बताया ऑप्शन। अब ये सारे प्रश्न आपकी याद हो चुके होंगे। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बताया इसका आंसर, ऐसे ही सारे प्रश्न हो जाएंगे। रेनिन बताया आपने इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपने बताया आँख से है, कंजक्टिवाइट्स। नेक्स्ट इसका आंसर आपने बताया कच्चे सेब में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है। तुमने इसका आंसर क्या बताया बताओ एक बार कमेंट में। एक बार 25वें क्वेश्चन का सही आंसर एक बार बताएंगे मुझे। तुमने बताया मैलिक एसिड, क्या बताया? मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी बताया है। यही चीज़ है स्टूडेंट, ऐसे ही पढ़ते रहो। पैंक्रियाज से क्या असर तो इंसुलिन होता है, ऑप्शन नंबर ए बताया आपने, इंसुलिन। नेक्स्ट है सोडियम को जल में हाइड्रोजन निकलती है, ध्यान रखना, ये बताया आपने। नेक्स्ट ऐसे ही आपने DNA होता है, जीन परिवर्तन। तो यही तो होता है बच्चों पढ़ने की प्रक्रिया। अगर तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, उत्साहदन कहते हैं, या संघनन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। बताएंगे एक बार सही आंसर। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है एक बार कमेंट कर दे सभी स्टूडेंट कि गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण है, उत्सादन है, संघनन है, वाष्पीकरण है। बताएं सभी आंसर क्या होगा सही प्रश्न का सही आंसर बच्चों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों क्या होने वाला है? तो आप लोग जानते हैं कि सर इस प्रश्न का सही आंसर होगा संघनन। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया तो इसका आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है आपका। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। तो गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है संघनन कहते हैं। एड्स नहीं फैलता है सेक्स करने से, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, संक्रमित मरीज का खून चढ़ने से, बातचीत और मरीज को। तो बताएंगे एड्स नहीं फैलता है। तो चौथा ऑप्शन है बातचीत करने से मरीज से। ठीक है, मरीज से बातचीत करने से। पहला ऑप्शन है सेक्स करने से एड्स नहीं फैलता है, बताना है। तो क्या सेक्स करने से एड्स फैलता है? आप बताएंगे। संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, या संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, या बातचीत करने से मरीज से। बातचीत करने मरीज से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है एड्स नहीं फैलता ये पूछा है। अगर आप किसी मरीज से बात करते हैं तो उससे तो एड्स नहीं फैलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इन तीनों चीज़ों से एड्स फैलता है। सेक्स से एड्स फैलता है, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से एड्स फैलता है, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से एड्स फैल जाता है। ठीक है, बाकी अगर किसी मरीज से आप बातचीत करते हैं तो उसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अच्छा प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न था। RRB 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, RRB 2007 में आया है। समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समलवण कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं, समधुप कहते हैं, समवर्षा कहते हैं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं ये पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो जाएगा समताप रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है समताप रेखा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है,
तो आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, सीधा, खड़ा और वास्तविक, आभासी और सीधा खड़ा, बढ़ा हुआ और वास्तविक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताते हैं तो आप मेरी नज़रों में बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाओगे। तो आँख के रेटिना पर बना बिंब कैसा होता है? तो बताएंगे वास्तविक और उल्टा होता है, सीधा खड़ा और वास्तविक होता है, आभासी और सीधा खड़ा होता है, बढ़ा हुआ और वास्तविक होता है। बताएंगे एक बार सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। इसका सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि आंख के रेटिना पर बना बिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर बिल्कुल सही है। नदी के बहते पानी में ऊर्जा होती है गुरुत्वाकर्षण, स्थितिज, विद्युत या गतिज। तो अगर नदी का पानी बह रहा है तो उसमें कैसी ऊर्जा होती है? ये आरआरबी 2012 में पूछा गया प्रश्न है रेलवे में। तो बताएंगे कि नदी के बहते पानी में ऊर्जा होती है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा होती है। तो 5 प्रश्न पर हम आ गए हैं, बताएंगे एक बार सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि अगर नदी का बहता पानी है तो उसमें कैसी ऊर्जा होती है? उसमें गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर गतिज ऊर्जा होती है। सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह किससे होता है? तो जो सिफिलिस है ये लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है। यह किसके द्वारा होता है? वायरस से होता है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या फंगस से? तो बताएंगे एक बार सही आंसर हो स्टूडेंट। नीचे लिखा हुआ है रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, अन्य एग्जाम, यानी जितने भी रेलवे के एग्जाम है या किसी भी अन्य एग्जाम जो आपके स्टेनोग्राफर का एग्जाम है या कह सकते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम है, अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो बचने का नहीं है। और स्टूडेंट बता रहा हूँ आप जरूर पढ़ लें साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से मैं इन प्रश्नों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार बार देखने को मिलते हैं आरपीएफ में या रेलवे ग्रुप डी में या एएलपी में, ठीक है, तो उनकी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह किससे होता है? तो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंगस से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो होता है बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जो सिफिलिस लैंगिक संबंध होने वाला गुप्त रोग है वह किससे होता है? तो ये वायरस बैक्टीरिया से होता है, सॉरी किससे होता है? बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग ग्रस्त होता है? आंखें, गला, यकृत, अग्नाशय। अगर किसी को डिप्थीरिया रोग हो जाता है तो उससे कौन सा अंग ग्रस्त होता है, यानी कौन सा अंग सुस्त हो जाता है, कौन सा अंग को बीमारी लग जाती है? तो बताएंगे अगर डिप्थीरिया रोग हुआ है किसी को तो उसका कौन सा अंग ग्रस्त होता है? उससे आंखें, गला, यकृत या अग्नाशय। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। अगर डिप्थीरिया रोग है तो उससे कौन सा अंग ग्रस्त हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया। इस प्रश्न का सही आंसर है कि उससे गला हो जाता है, ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा कि अगर डिप्थीरिया रोग से कौन सा ग्रस्त होता है तो गला। अगर आपने गला बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? जो एक भारतीय हाथी होता है उसके बच्चे का वजन कितना होता है? 250 से 300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम से 400 किलोग्राम, 100 से 150 या 1000 किलोग्राम से अधिक। तो बताएंगे जो एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़, और आपके लिए महत्वपूर्ण है बहुत ही वीडियो, ठीक है। अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो अभी हमसे नहीं वाकिफ़ हैं, ठीक है। और उन सभी लोगों को जरूर बताएं कि शाम 8 बजे हमारी क्लास लाइव होती हैं, पढ़ा करें बच्चों, ठीक है। तो एक भारतीय
हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है? आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे कमेंट करने से रह गए तो आंसर सुनेंगे। 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम, यानी 1 कुंटल से 1.5 कुंटल वजन होता है एक भारतीय हाथी के बच्चे में। ठीक है बच्चों, क्योंकि 100 किलोग्राम में 1 कुंटल होता है और 1 कुंटल से 1.5 कुंटल के बीच में एक हाथी के बच्चे का वजन होता है भारतीय हाथी के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है ये बताना है। नियोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आग बुझाने वाली गैस बतानी है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आज तो दिल खुश हो गया क्वेश्चन आपका कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं क्वेश्चन, जो ऐसे प्रश्न हैं बच्चों कि जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है बताएं एक बार कमेंट में। तो नियोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने स्थान साथ ले जाती हैं द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा या विभवांतर। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती है अपने साथ ये पूछा है। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती है द्रव्यमान को, ध्वनि को, ऊर्जा को या विभवांतर को। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर? तो जब ध्वनि तरंगें चलती है तो अपने साथ किसे ले जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऊर्जा को ले जाती हैं। किसको ले जाती हैं? ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि ये अपने साथ ऊर्जा को ले जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ किसे ले जाती हैं? ऊर्जा को ले जाती हैं। कर किस सिद्धांत पर मिला? कितना अच्छा प्रश्न है। सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिक अभिखंडन या प्रकाश का वेग। तो बताएंगे आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस सिद्धांत पर मिला था। कितना गजब का क्वेश्चन है क्वेश्चन। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बताइए एक बार कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस सिद्धांत पर मिला। इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे बच्चे, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चे कमेंट करें और बताएं। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार किस सिद्धांत मिला था, इस प्रश्न का सही आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण व चंद्रमा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने, कणाद ने, लेवाशिये ने, रोमर ने। तो सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, आर्यभट्ट ने किया था। अगर आपने ए ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए, कह दीजिए कि अगर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अभी आपका पेपर है टेक्नीशियन का, तो आप वहाँ के लिए ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ गया कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3.2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए हैं। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, इस प्रश्न का सही आंसर जो होने वाला है तो आप लोग जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी ऑप्शन है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परमाणु भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यह बताना है। परमाणु भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? नाभिक विखंडन पर कार्य करती है, नाभिक संघनन पर कार्य करती है या ऊष्मा गति पर कार्य करती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। आंसर बताएं सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर मुझे बताएंगे कि परमाणु भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बार कमेंट करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है नाभिक के विखंडन पर आधारित है परमाणु उत्पत्ति। कीजिए नाभिक के विखंडन। सूर्य की ऊर्जा उष्मा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? विकिरण द्वारा, संवहन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा या पूर्ण विकिरण विधि? तो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया विकिरण विधि। कौन सी विधि है? विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो अगर हमें प्रकाश की तीव्रता नापनी है तो हम उसके लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे और उसे क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं, लैक्समीटर कहते हैं, अल्टीमीटर कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए या नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है उसे बोलते हैं लक्समीटर। क्या कहते हैं उसे? लक्समीटर कहते हैं। समय व अवधि का अध्ययन कहलाता है क्रोनोलॉजी, कोक्यूलॉजी, सेन्योलॉजी या माइकोलॉजी? तो समय व अवधि का अध्ययन क्या कहलाता है? जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी बच्चे कमेंट करेंगे एक बार जरा कि समय व अवधि का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्क्यूलॉजी कहलाता है या केकोलॉजी कहलाता है या सेलिनोलॉजी या माइकोलॉजी? तो बताएंगे समय व अवधि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया कॉन्क्यूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्क्यूलॉजी। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने, ब्राह्मीर ने, भास्कराचार्य ने, नागार्जुन ने? तो बताएंगे दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएंगे दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जगह ब्राह्मीर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है ब्राह्मीर। अदिश भौतिक राशियां है द्रव्यमान, घनत्व, चाल या सभी? तो अदिश भौतिक राशियां है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं, बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो अदिश भौतिक भौतिक राशियां हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सभी। द्रव्यमान है, घनत्व है, चाल है, सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। मूल राशियों का निर्धारण मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कब किया था? 1971 में, 1960 में, 1975 में, 1980? तो मूल राशियों का निर्धारण मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कब किया था? कितना गजब का क्वेश्चन है उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि मूल राशियों का निर्धारण मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कब किया? 71 में किया, 1900, 1960 में, 1975, 1980? बताएंगे 1971, 1960, 1975, 1980? बताएंगे एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल राशियों का निर्धारण मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कब किया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया 1960 में किया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है 1960। सीजीएस पद्धति का प्रचलन मुख्यतः कहाँ था? तो सीजीएस पद्धति का प्रचलन मुख्यतः कहाँ था? ब्रिटिश में, फ्रांस में, यूएस, जर्मनी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कि सीजीएस पद्धति का प्रचलन मुख्यतः कहाँ था? ब्रिटिश में था, फ्रांस में था, यूएसए में था या जर्मनी में था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, कि सीजीएस पद्धति का प्रचलन मुख्यतः कहाँ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। जो स्टूडेंट रह गए हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें कि सीजीएस पद्धति का प्रचलन मुख्यतः कहाँ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है।
भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? तो भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ की गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होने वाला है 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, जल्दी जल्दी पढ़ लिया करो ऑप्शन और कमेंट कर दिया करो। तो इसका सही आंसर हो गया 1 अप्रैल 1957। ठीक है, 1 अप्रैल 1957 यानी 1957। गीगा को व्यक्त किया जाता है 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6। तो गीगा को प्रदर्शित किया जाता है, बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा 10 की पावर 9। ठीक है, तो गीगा को व्यक्त करते हैं 10 की पावर 9 से, ध्यान रखना है 10 की पावर 9 या 10 की घात 9 के द्वारा हम गीगा को प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता तो वेरी गुड, ऑप्शन नहीं पता तो स्क्रीनशॉट लेकर रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जल का त्रिक बिंदु ताप किस ताप पर होता है? तो जल का त्रिक बिंदु ताप किस ताप पर होता है? क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएंगे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री या 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का त्रिक बिंदु ताप किस ताप पर होता है, यह पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नौ संचालन में दूरी के किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो नाव संचालन में दूरी के किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे। नॉटिकल मील, मीटर या फीट या किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन कि नौ संचालन में दूरी के किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला, ल्यूमेन, रेडियन या स्टेरेडियन। जो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ऑप्शन बताइए एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएंगे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड, कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है कैंडेला, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो कैंडेला। एक कास्मिक वर्ष बराबर होता है 2500 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ या 30 करोड़। तो एक कास्मिक वर्ष किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। तो एक कास्मिक वर्ष बराबर होता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 2500 करोड़ वर्ष, 2500 करोड़ वर्ष। एफ डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 यानी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते ही पूछा है। फ़ारेनहाइट किस डिग्री और सेल्सियस किस डिग्री पर बराबर होते हैं? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -40 डिग्री या 37 या 100। जहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं वह कौन सा तापमान है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल दाब का है, डेसिमल का है, कैरेट का है, ओम का है। तो पास्कल किस राशि का मात्रक है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब है, डेसिबल है, कैरेट है या ओम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया पास्कल दाब का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर था। मानचित्र का आविष्कार किसने किया था? सुमेरियन, चीन, गैलीली या अमेरिकन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कि मानचित्र का आविष्कार किसने किया था।
तो मानचित्र का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो है सुमेरियन। क्या नाम था? सुमेरियन नाम था, ध्यान रखना है। जिसने मानचित्र का आविष्कार किया। अगर आपने ये ऑप्शन बताया था आपका बिल्कुल सही है बच्चों। अगर जिसको नहीं पता था उसके लिए आपका आंसर है सुमेरियन। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन, सीबोरो, एडवर्ड बटलर या राइट बंधु। तो बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं। तो बॉल पेन का जो आविष्कार किया था वो किया था सीबोरो ने। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है सीबोरो। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया? एनरिको फर्मी, सैमुअल कोल्ट, मम कोल्ट या रोडोल्फ डीजल। तो बताएंगे रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन सैमुअल कोल्ट। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है सैमुअल कोल्ट। पिस्टन युक्त भाप इंजन का आविष्कारक कौन है? जेम्स वाट है, गैलीलियो है, थॉमस न्यूकोमेन है या फ्रैंकलिन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होने वाला है एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन थॉमस न्यूकोमेन। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, थॉमस न्यूकोमेन होगा इस प्रश्न का सही आंसर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र का नाम बताना है। हाइड्रोफोन है, क्रोनोमीटर है, फेदोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र का नाम बताना है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र का नाम बताओ। तो एक बार सही आंसर मुझे कमेंट कर दें और बता दें कि सर इस प्रश्न का सही आंसर यह होगा। तो पानी के अंदर अगर ध्वनि को सुनने का यंत्र का नाम है उसका नाम है हाइड्रोफोन। क्या नाम है? हाइड्रोफोन। अगर आपने ये ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपके सामने है बच्चों। और ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुयान में मोटर गति मापने का यंत्र का नाम बताना है। अल्टीमीटर है, हाइड्रोमीटर है, सिस्मोग्राफ है या टेकियोमीटर है। तो बताएंगे वायुयान या व मोटर की गति मापने का यंत्र का नाम बताना है। इसी तरह से हम रोज पढ़ा करेंगे तो बहुत कुछ पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो मैं भी आपके साथ साथ मेहनत कराने लगूंगा और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। आप लोग ज़रूर औरों को भी वीडियो शेयर किया करो स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सिलेक्शन हो, ऐसे प्रश्न देता हूं चुनिंदा जो एग्ज़ाम में फंसते ही हैं। तो वायुयान में मोटर की गति मापने का यंत्र का नाम बताना है। एक बार जरूर पढ़ा करो बच्चों अच्छे से। तो टेक्योमीटर है। क्या नाम है? टेक्योमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर टेक्योमीटर। एक थोड़ा सा मोटिवेशनल पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर चलते हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत ही आपको एक अच्छी किस्मत दे सकती है। वाह, फॉर आपकी सक्सेस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कैसी लगी है मेरी मेहनत और स्टूडेंट? मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ बराबर। आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि अगर मैं इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूँ तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा पक्का। बताइए एक बार कमेंट में आपको ये सभी वीडियो, जितनी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, पहले हिंदी के 50 प्रश्न पढ़ाए, फिर मैंने आपको 20 क्वेश्चन दर्रे के पढ़ाए, फिर 25 क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के पढ़ाए। और स्टूडेंट कम नहीं है, 1 घंटे में ये बहुत कुछ है। और स्टूडेंट अगर आप जानते हैं पढ़ना समझना भी जानते हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो 1 घंटा 55 मिनट या 50 मिनट में कम चीज़ नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें बच्चों, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो
तो एक बार और सुनाता हूँ मोटिवेशनल स्पीच जो है कि सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत ही आपको एक अच्छी किस्मत दे सकती है। क्या कहा? कि सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत ही आपको एक अच्छी किस्मत दे सकती है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक यानी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फॉर आपकी सक्सेस। अच्छे रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जितने भी लोग मेरे साथ बने सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और फ्रेंड सभी को शेयर कर देना वीडियो, क्योंकि जो लोग अभी हमसे नहीं वाकिफ़ है उन तक भी पहुंचाना आपका ही कर्तव्य है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टैंड, यानी गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।